मेरे मामा जी 48 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वह थे तो 48 साल के, लेकिन अभी भी वो नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वह मामी से बेहद प्यार करते थे और मामी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मामी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। फिर मैंने देखा कि मामी कमरे से निकलने के बाद लंगड़ा कर चल रही है। मुझसे तो मामी की ऐसी हालत देखकर बहुत हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी इस तरह लंगड़ा कर चल रही हैं। एक दिन मामी की तबीयत खराब हो गई तो मामी ने, खा बहू तुम अपने मामा को दूध दे आना। थोड़ी देर बाद जब मामी सो गई तो मैं मामी जी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मामा जी को दूध देने चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मामी समझकर पूरी रात। नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी पूरी जरूर देखें, तभी आपको आनंद का अनुभव होगा। मेरा नाम अनीता है और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ और अभी 21 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप के 2 ही संतान थे, मैं और मेरे बड़े भाई अमन। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले हुई थी। जब से मेरे घर में भाभी आई थी तब से मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। मेरे भाभी बहुत अच्छी थीं। मेरे भाई भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। जब भी वे ऑफिस से घर आते हम सबके लिए खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। यह सब देखकर मैं बहुत खुश थी और यही समझती थी कि भगवान ऐसे भाई सबको दे। मेरी मम्मी पापा को भी भाई पर गर्व था क्योंकि भाई मम्मी पापा से भी बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा मेरे शादी रिश्ता तलाशने शुरू कर दिए। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे पापा को एक अच्छा लड़का मालूम हुआ। पापा ने छानबीन की तो पता चला लड़का अच्छा है और लड़के का नाम आशीष है, लेकिन उसके माता पिता नहीं और उसके मामा और मामी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरफ की कोई बुराई भी नहीं है। मैंने शादी की बात सुनी तो मैंने मन में कई सारे सपने आने लगे और दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की के बीच की भावनाएं काफी अच्छे से समझ आती थी। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मेरे पापा ने झटपट से शादी तय कर दी और 12 दिनों में शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के मामा और मामी भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपनी सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि सुहा रात का तो मैंने नाम सुना था। यह शादी की एक यादगार दिन होती है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी देर में आशीष मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वह कहने लगे, आरती, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी मिला। पता है अनीता, जब मैं 9 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। तब से मुझे मेरे मामा और मामी ने ही पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके मामा और मामी की अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति आशीष कहने लगे कि मेरे मामी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब मामा जी मम्मी जी का बहुत इलाज करवाए तब कई साल के बाद वह प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मामी जी तबीयत अचानक खराब हो गई। मामा फौरन मामी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मामी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त मामा को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मामी को किसी भी तरह बचा ले। उस वक्त मामी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती है। इस सदमे से मेरे मामा और मामी काफी दिनों तक बाहर नहीं निकल पाए। उसी के कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वह मुझे अपने बेटे की ही तरह प्यार दे रहे हैं। मैं जितना भी कर लूं लेकिन अपने मामा और मामी का एहसान कभी भूल नहीं सकता। इतना कहते कहते मेरे पति आशीष की आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने कहा, आप इतना परेशान मत हुए, मैं भी उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उसकी इस बातों से ज्यादा मुझे अपने जज्बातों का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं बातों में रात गुजारनी है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है,
इतना कहते ही वह मुझे अपने बाहों में भर ली और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि आशीष थककर मुझसे दूर हो गए। वह 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमान पर पानी फिर गया था। आशीष मुझे वह संतुष्टि नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से होना चाहिए होती है। आशीष फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसी कशमकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मामा जी आंगन में ही कसरत कर रहे थे। मैं यह देखकर हैरान थी कि मामा जी 48 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मामा जी को देने चली गई। मामा जी कहने लगे, और बहू, तुम्हारी मामी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा, जी वो अंदर ही है और कुछ काम कर रही है। मैं अब गौर करने लगी थी कि मामी जहां कहीं भी होती थी, मामा जी वहीं पहुंच जाते थे और मामी के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। मामी कहती, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है, अगर वह यह सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मामा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपनी पत्नी के साथ यह सब करता है, आशीष भी यही सब करता होगा। मामा और मामी की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि काश आशीष भी ऐसा होता। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मामा जी के कमरे से मामी जी की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे से मुझे अपने अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी आशीष को उकसाने लगी, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे, उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थीं। दरअसल मेरे पति आशीष शहर में ही रहकर अपनी नौकरी करते थे। वह घर महीने के आखिर में ही आते थे। मैं किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाया और थोड़ी देर के बाद वह नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं यह सोचने लगी कि मामी कितनी खुशकिस्मत वाली है जो अभी तक मामा जी इस कदर प्यार करते हैं, और एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वह मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों। अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मामी जब भी उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब यह दर्द मेरे जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कभी यह थकते भी हैं या नहीं। वह हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती थी कि यह कमर का दर्द कब ठीक होगा। मामी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती थी कि आखिर मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी ऐसी बातें करती रहती हैं। अगली रात फिर से मामी के कमरे में वहीं आवाजें आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उसी खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांकने लगी। फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने था जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैंने अपने कदम पीछे कर ली और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं यह सोचने लगी कि कहीं यह बात मामा जी को पता चल गई तो हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सिखाकर मैं कई दिनों तक वह सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मामी जी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वह अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मामी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऊके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मामा जी को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही दूध दे आना। इतना सुनना था कि वो वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मामी दूसरे कमरे में जाकर सो गईं और मैं दूध का गिलास लेकर मामा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मामा जी के कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पर रखकर घुघंट की तरह आगे गिरा लिया
क्योंकि मामी भी ऐसे ही घूंघट डाले रखती थीं। उस वक्त मैं बिल्कुल ही मामी की तरह अपनी हुलिया बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नजारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैंने झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर न आए कि मैं हूं। फिर वह मेरे साथ वैसी हरकतें झरने लगे जैसी मामी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और वो सब होने लगा। फिर जब वह थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली आई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मामी जी की हालत ऐसे क्यों रहती है। इसका अंदाजा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाली खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर देखा कि मामी को अभी भी तेज बुखार है। मैंने परकपड़े भिगोकर पहुंचने लगी, तभी मामा जी वहां आ गए। वह पूछने लगे कि बहू, अब मामी की तबीयत कैसी है? मैंने कहा, हाँ, अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा काम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मामा जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वह कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी, रात वाली बात तो इनको पता नहीं चल गई कि मामी की जगह मैं थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं यह बात मामा जी को पता चल गई तो पता नहीं वह क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो मामी ने फिर से कहा, बहू, जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे मामा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तुम मामा को दूध दे आना, नहीं तो उसके लिए भी वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मामी की यह बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह से खुश हो गई। मैं सोचने लगी, क्यों नहीं आज फिर से मजा लिया जाए। देर रात टाक जब मामी सो गई तो मैं दूध का गिलास लेकर मामा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो? मामा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई उन्होंने होने वाली है। लेकिन मामा जी कहने लगे, मुझे पता है, कल रात भी मामी की जगह तुम ही थी। फिर मैंने मामा जी से कहा, जब आपको मालूम था तो फिर मुझसे कुछ कहे क्यों नहीं? मामा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम आशीष से खुश नहीं हो। तुम भले ही यह बात मुझे मात बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तो तुम मां कैसे बनोगी? मामा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं यह बात आशीष को और मामी को पता चल गई तो मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो सब बातों को अलग कर दिया और मामा जी के साथ अपनी खुशियां बांटने लगी। उस रात भी जब मामा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो ये रोज रोज होने लगा था। मैंने भी कहीं खुश रहने लगी थी, मामा जी भी हर रात को मेरा ही इंतजार करने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजार गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति आशीष घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि आशीष अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। फिर वह गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देखकर मैं अंदर अंदर ही जलने लगी और फिर सोचने लगी कि मामा जी के पास ही चली जाऊं। लेकिन आशीष थे जिसकी वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो आशीष बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूं और अब मैं 3 दिन बाद ही वापस आऊंगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात का वह मंजर, उसी के बारे में मैं सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मामी सो गई तो मैं मामा की के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मामा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वह शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी बहुत ज्यादा थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी तभी अचानक मेरे पति घर आ गए। यह देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए। आशीष कहने लगा कि मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूंगा, क्योंकि अब मैं और ज्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। फिर आशीष कहने लगा, पता अनीता, तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाला हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि जब किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती तो वह दूसरे आदमी की तलाश में रहने लगती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया।
तुमने मेरा विश्वास को बनाए रखा, यही मेरे लिए गर्व। आशीष की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और मैं इनके पीठ पीछे क्या कर रही थी। इतना अच्छा पति को मैंने धोखा दिया। उस वक्त से नफरत होने लगी और मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे, पता है अनीता, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मामी जी जिद के आगे मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वह खुशी मिली जो शादी के बाद मुझे कभी नहीं मिली थी। आज की रात मैं बहुत कहसहा थी। अगली सुबह जब मामा जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नजरें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। उस दिन के बाद से मैंने मामा जी के कमरे में जाना छोड़ दिया और अपने पति बहुत ही खुश रहने लगी। मामा जी समझ चुके थे कि अब वह पछतावे की आग में जल रही है और खिन्न खिन्न उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद मामा जी भी मेरे ऊपर रखना बंद कर दिए। वह भी एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। जब किसी महिला या पुरुष को अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिलती तो वह गलत राह पर निकल पड़ती है। लेकिन मैं इतना चाहूंगी कि आप इस बात की तसल्ली करें कि उनके साथ मसला क्या है। अगर आप इस मसले का हल निकाल लेंगे तो आपको गलत राह पर नहीं चलना नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ कुछ पाल के लिए संतुष्टि मिलेगा, लेकिन पछताना पूरी जीवन पड़ेगा। कहानी अच्छी लगा तो लाइक करें तथा मीनू भाभी की स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।